हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अभी तक हमने बात की थी आपके नेक्स्ट क्लास में माइनर्स के बारे में, और हमने ये देखा था कि माइनर के साथ हम किन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सिंपली अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो माइनर के साथ किया गया किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है एट एनी केस। लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर माइनर के बिहाफ पे कोई श्योरिटी ले लेता है या माइनर के साथ कोई एडल्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई माइनर अपनी नेसेसिटीज़, लाइफ की नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस केस में भी हम उसके साथ, माइनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे आपके अनसाउंड माइंड के बारे में। जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का हमने वीडियो देखा था, जो क्लास आपने अटेंड की थी, उसमें हमने ये देखा था कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का मतलब होता है कि जब भी हम किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। पहला तो हमने देखा था कि वो मेजर होना चाहिए, मतलब कि मैच्योर्ड होना चाहिए और 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट हमने देखा था उसमें हमने बात की थी कि जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का होना चाहिए। एंड जो थर्ड पॉइंट हमने बात की थी वो बात की थी डिसक्वालीफाइड पर्सन्स की। आज की क्लास में हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, अनसाउंड माइंड का टॉपिक एंड देन जो डिसक्वालीफाइड पर्सन कौन से पर्सन्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं मीनिंग की। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है। एज पर द सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a person is said to be of sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it is capable. सेक्शन 12 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि हर वो इंसान साउंड माइंड का कहलाता है जब हम, जो व्यक्ति जिस टाइम पे हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उस टाइम पे उसके पास ये दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कौन सी हैं ये दो क्वालिटी। पहली क्वालिटी कहती है टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एटलीस्ट जिस बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, राइट। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें बोला गया है टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। मतलब कि ऑन द स्पॉट आपको रैशनल जजमेंट करना आना चाहिए। मतलब कि आपको एटलीस्ट ये बात पता होनी चाहिए कि आपके लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सही है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, आपको इसमें इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है हम किन लोगों को अनसाउंड माइंड का बोलते हैं। तो जब ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में बांटा गया है। जो पहला है वो है आपका इडियट। इडियट पर्सन को हम अनसाउंड माइंड का पर्सन कहते हैं। अब ये इडियट कौन होते हैं। इडियट वो पर्सन होता है जो बाय बर्थ मेंटल स्टेबल नहीं होता है। मतलब कि बाय बर्थ उसका जो मस्तिष्क है या उसका जो मेंटल लेवल है वो स्टेबल नहीं होता है। मतलब कि जैसा भी वो है उसको नेचर ने बनाया है, राइट। उसको हम इडियट बोलते हैं। मतलब कि वो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उन नॉर्मल क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं कर पाता। जैसे कि अगर हम बात करें किसी से, अगर आप उसका नाम पूछो और वो पर्सन अपना नाम ना बता पाए या अपना एज ना बता पाए, अपना बेसिक डिटेल्स उसको नहीं बताए एंड वो उसको कैपेबल नहीं है बोलने में, उस तरह के लोगों को हम इडियट पर्सन्स बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12, जो पर्सन बाय बर्थ मेंटली स्टेबल नहीं है, नेचर ने उसको उस तरीके का बनाया है, उसे हम क्या बोलेंगे, इडियट बोलेंगे। एन इडियट इज़ अ पर्सन हु इज़ फूल बाय बर्थ, नेचर हैड मेड हिम लाइक दैट, mental power of such person are absent, so much so that he cannot even answer simple questions asked from him। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप आता है आपका लुनेटिक। ये कौन लोग होते हैं। ये वो होते हैं कि बाय बर्थ उनका मेंटल स्टेबल था, मतलब कि वो सोच सकते थे, समझ सकते थे, बट किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या ओवर स्ट्रेसिंग करने की वजह से, ओवर स्ट्रेस लेने की वजह से उनका मेंटल पावर डैमेज्ड हो चुका है। तो उनको हम क्या कहते हैं, लुनेटिक्स बोलते हैं। अ लुनेटिक पर्सन इज़ अ पर्सन whose mental power are damaged due to illness, accident, mental stress और personal tragedies। ठीक है, पर्सनली उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि कोई डिसीज़न ले सकें या किसी चीज़ को समझ सके, अंडरस्टैंडिंग पावर उनकी ख़त्म हो चुकी है, तो उन्हें भी हम अनसाउंड माइंड के पर्सन में इंक्लूड करते हैं।
थर्ड पॉइंट आता है आपका डकर्ड। डकर्ड कौन होते हैं? वो लोग जो कि ड्रिंक होते हैं या फिर जो ड्रग्स के नशे में धुत होते हैं, मतलब कि सिंपल सी बात है, इनमें उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो नशे में हैं, और उन लोगों के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि किसी पर्सन को हमने ड्रिंक करा दिया एंड देन किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी किया गया है वो वैलिड नहीं माना जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उस टाइम पे वो पार्टी अपने होश में नहीं थी, इसीलिए उसे ड्रंकर्ड रखा गया है और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 उसे अनसाउंड माइंड का पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अ पर्सन हु इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन एज ही इज़ इनकैपेबल ऑफ taking any rational judgment and understand the terms and condition of a contract। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को समझने में वो समर्थ नहीं रखता है, वो कैपेबल नहीं है, कोई भी चीज़ सोच नहीं सकता है, जजमेंट नहीं कर सकता है, डिसीजन पास नहीं कर सकता है जब वो ड्रग्स या ड्रिंक के नशे में होता है। ठीक है, तो उसे हम ड्रंकर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। और ये तीनों कैटेगरी कौन कौन सी? इडियट, लुनेटिक्स एंड ड्रंकर्ड, ये अनसाउंड पर्सनस की क्वालिटीज़ में इंक्लूड होती। उसके बाद होता है डिसक्वालीफाइड पर्सनस। डिसक्वालीफाइड पर्सन कौन से पर्सन है? जिनको कि किसी भी तरह के लॉ के द्वारा, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बल्कि पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हो सकता है या ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, मतलब किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग अगर उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, गलत साबित कर दिया गया है, तो हम उस इंसान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। कौन कौन इंक्लूड होते हैं? सबसे पहला है आपका एलियन एनिमी। एलियन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे वो एलियन नहीं है जो दूसरे ग्रह से आ रहा है, ये हम उस एलियन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इस एलियन का मतलब है कि फॉरेन कंट्री, मतलब कि ऐसा इंसान जो हमारी कंट्री का नहीं है, वो फॉरेन कंट्री का है। तो एलियन एनिमी का मतलब है जो दुश्मन है हमारी कंट्री का, वो आपका एलियन एनिमी कहलाता है। जैसे कि आज करंट सिनेरियो की बात करें तो हमारी कंट्री ने चाइनीज़ कंपनी को बैन कर दिया है, मतलब कि हम किसी भी तरह का ट्रेड चाइनीज़ कंपनी के साथ नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में जो चाइना की जो कंपनीज़ हैं वो हमारे लिए एलियन एनिमी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। एन एलियन एनिमी इज अ पर्सन whose state or sovereign is not at peace with government of India, मतलब कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ वो कंट्री की पीस में नहीं है, हमारी गवर्नमेंट उस कंट्री के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती है, उसे हम एलियन एनिमी कहते हैं। एक टर्म और आता है आपका एलियन फ्रेंड्स। एलियन फ्रेंड्स का मतलब होता है वो कंट्री जिसके साथ हमारी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे कि अमेरिका की बात करें, हम रशिया की बात करें, तो वो आपकी एलियन फ्रेंड्स में इंक्लूड हो जाती है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड है फॉरेन सर्वेलियंस। फॉरेन सर्वेलियंस के साथ हम किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, वो हमारे लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड पर्सनस में आ जाते हैं। कौन लोग होते हैं ये जैसे कि कोई फॉरेनर है, हम किसी फॉरेनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब बोला जाए अगर कि क्यों, हम तो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बट जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं वो किसी ना किसी एजेंट के थ्रू करते हैं, मतलब कि हम डायरेक्टली किसी फॉरेन कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एम्बेसडर्स हो गए या फॉरेन कंपनीज़ के जो हेड्स एजेंट हो गए, हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो ये आपकी फॉरेन सॉवरेन्स होती हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि हम उस पर्सन के खिलाफ जो फॉरेनर है, जो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, वो हम उसके ऊपर इंडिया का कोई भी लॉ पास नहीं कर सकते, उसे किसी भी तरह से हम स्यूड नहीं कर सकते, कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, कोई केस उसके खिलाफ हम साइन नहीं कर सकते। लेकिन उस एजेंट जिसके बिहाफ पे काम किया गया है, हम उसके थ्रू ये सारे काम कर सकते हैं। तो फॉरेन सॉवरेन इंक्लूड होते हैं। Foreign sovereign is a respective of a foreign state, are provided with the honorable status and special privileges, are not governed by Indian law। मतलब कि उनको एक ऐसे सेक्शंस दिए गए हैं, ऐसी पावर दी गई है जिसपे कि इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन लॉ का कोई भी इफ़ेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता है। थर्ड कंडीशन आती है इंसॉल्वेंट। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर हो चुका है, मतलब कि उसके द्वारा जो डेप्ट लिए गए हैं, जो उधार लिया गया है, वो उसके पर्सनल एसेट्स से ज़्यादा हैं, तो उन लोगों को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। और इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ हम किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। एंड द लास्ट आता है कन्विक्ट।
अगर कोई पर्सन कन्विक्ट है, मतलब कि उसको किसी जुर्म की सज़ा मिल रही है, वो जेल में बंद है, लॉ ने या कोर्ट ने उसे कोई सज़ा जैसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी है, तो इस तरह के पर्सन के साथ भी हम किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। इवन हम कोई कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के साथ नहीं कर सकते। ये चारों तरह के जो लोग हैं इन्हें हम डिसक्वालीफाइड पर्सनस में इंक्लूड करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का पोर्शन था वो आज हमने कवर कर लिया है, जिसमें कि हमने मेजर्स की बात कर ली है, सेकंड हमने अनसाउंड माइंड पर्सन्स की बात कर ली है, एंड थर्ड डिस्क्वालीफाइड पर्सन की भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। तो एटलीस्ट ये टॉपिक भी आपका कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फ्री कंसर्न के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि जो टॉपिक्स हमने इसेंशियल पढ़े थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो टॉपिक में जितने पॉइंट्स लिखे गए थे हम उन सभी पॉइंट के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं, और ये सभी पॉइंट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम यूनिट्स को कवर करते जाएंगे, यूनिट्स आपकी कंप्लीट होती जाएंगी, वैसे वैसे उसके बाद हम आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अब देखो हर चैप्टर के बाद अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ना, तो उस टाइम पे हमें उसके आंसर्स पता होंगे। तो स्पेशली ये सही रहेगा कि अगर हम यूनिट 1 कंप्लीट कर लें, देन उसके बाद एक साथ इकट्ठे हम सारे क्वेश्चंस को कवर अप करें। जितने भी मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे देखनी होगी वो क्या देखनी होगी, सेक्शंस। प्लीज़ नोट करते जाइएगा। जो भी आपको PDF दिखाया जा रहा है, जो भी आपको इमेज दिखाई जा रही है, नोट्स दिखाए जा रहे हैं, उसमें जो भी आपको सेक्शंस दिए हुए हैं, जो भी नोट्स हैं, आपको अपनी कॉपी में क्रिएट करते जाएँ, लिखते जाएं, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट टाइम टू टाइम क्लियर होता रहे। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है या जो भी एग्जाम्पल आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी हम सही से बात करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।